जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है? CS 101 है और टॉपिक जो हमारा है 111 है, ठीक है। प्रोग्रामिंग मशीन इंडिपेंडेंस क्या होता है? तो यानी कि वो कहते हैं कि मशीन जो थी जब बनाई गई थी तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्रीमेंट हुई और उसके बाद हमारे उस मशीन ने क्या काम किया और उसके अंदर क्या चीज़ें अप्लाई हुई, ठीक है। और मशीन का काम क्या था विद द डिवॉल्पमेंट्स ऑफ द थर्ड जनरेशन। जब इसको थर्ड जनरेशन के अंदर लाया गया तो लैंग्वेज GOBL लिखना है, ठीक है। तो ऑफ मशीन इंडिपेंडेंस वाज जो थी बड़ी लार्जली, यानी कि बड़ी बड़ी थी, यानी कि मशीन थी। जब कंप्यूटर को थर्ड जनरेशन के अंदर लेके आए थे ना, तो बड़ी मशीन थी। और उसके बाद हिंस जो है कि स्टेटमेंट्स इज़ द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज डिड नॉट जो है कि इसकी एट्रीब्यूट्स, यानी कि इसके जो पार्ट थे ऑफ एनी जो है पार्टिकुलरली ख़ास मशीन, यानी कि वो उसके जो कुछ ख़ास पार्ट थे वो क्या थे। दे कुड कंपाइल इजी टू जो है कि फॉर द वन मशीन, उसको आसानी से क्या थे उसको समझ लेते थे क्या फॉर एन अदर, ठीक मशीन, यानी कि कोई और भी मशीन के कुछ पार्ट जो उसमें लगाए गए या फिर उसके कुछ पार्ट थे जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे वो चीज़ों को समझ लेते थे। ये प्रोग्राम रिटर्न ए थर्ड जनरेशन प्रोग्राम अब लिखा गया था थर्ड जनरेशन में। तो उसका थ्रेटिकली जो है कि यूज टू मशीन सिंपली इम्प्लाई द जो हुई थी कंपाइल्ड, यानी कि उसको फिर सिंपली तौर पे उसको कंपाइल किया गया। उसके बाद क्या कि व्हेन ए कंपाइलर डिज़ाइन टू पार्टिकुलरली करेक्टिस्ट, इसकी जो कैटेगरीज जो थी या करेक्टिस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग हुआ था मशीन इज़ द समथिंग। तो इसको आप लोगों ने कंडीशन इज़ लैंग्वेज बीइंग ट्रांसलेटेड, ये सारी चीज़ें हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो आप लोगों ने देख लेनी, I/Q, यानी कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है किसका भला, CPU का। इसको आप लोगों ने रीड आउट कर लेना। इसके बाद इसके अंदर और कुछ चीज़ कुछ ख़ास नहीं पढ़ने की, मैं आपको एक और बुक पे ले जाता हूँ, वहाँ से आप लोगों ने याद करना। ये तो वैसे आप लोगों को अंडरस्टैंड चीज़ें करवा रहा था। वो बुक कौन सी है? ये बुक है और इसके अंदर ये टॉपिक है। मैं आपको इसके अंदर देखें मशीन इंडिपेंडेंस, C++ जो थी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द मशीन इंडिपेंडेंस। ये C नहीं प्रोवाइड की थी लैंग्वेज ने, क्या भला मशीन इंडिपेंडेंस। इट मीन्स दैट प्रोग्राम रिटन इन ए C लैंग्वेज, प्रोग्राम को लिखा गया C लैंग्वेज के अंदर कैन बी एग्जीक्यूट, फिर उसको एग्जीक्यूट करवाया गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि C++ का एक प्रोग्राम लिखा गया और उसको जो एग्जीक्यूट करवाया गया, चलाया गया डिफरेंट किस्म के कंप्यूटरों में। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम रिटन इन्हें अगर हम लिखें एग्जांपल के तौर पर जो है प्रोग्राम, ठीक है, C++ में कैन बी एग्जीक्यूट इंटरनल प्रोसेसिंग, ठीक है, और इसके अंदर हम प्रोसेसिंग करवाएं तो उसके बाद क्या प्रोसेस्ड विद इज़ द लिटल मॉडिफिकेशंस, और इसकी छोटी सी मॉडिफिकेशन भी होनी चाहिए या होगी। इट इज़ परफॉर्मेबल टू राइट ए प्रोग्राम इन ए C++, और हमारा जो प्रोग्राम जो है वो C++ में ही लिखा जाएगा। उसके बाद देन ए मशीन लैंग्वेज, और फिर उसके बाद मशीन लैंग्वेज में। तो ये आपका जो टॉपिक था ना ये वाला, इसका यही बेसिक ये कॉन्सेप्ट था और इसके अंदर यही चीज़ें जो हैं डिस्कस की गई हैं, कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं। इसको एक दफ़ा आप लोगों ने रीड आउट करना है, पढ़ना है, और इसके अंदर कुछ ख़ास नहीं है, MCQs वगैरह में भी ले सकता है। तो शॉर्ट जो है मैंने आपको बता दिया मशीन इंडिपेंडेंस के बारे में, वो आप लोगों ने तैयार कर लेना है। अब नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन मैंने स्किप कर दी थी, इसको भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा मॉड्यूल जो है 112 है। कल ही मैंने रिकॉर्डिंग की थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है कि वो रिकॉर्डिंग मिस हो गई। इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग पैराडाइम। पैराडाइम का क्या मतलब होता है? पैराडाइम का मतलब होता है मिसालें, ठीक है। इम्पेरेटिव पैराडाइम, इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इम्प्रेस करना, मुतासर करना, यानी कि वो जो हमने मशीन बनाई थी उससे हम क्या मुतासर हुए हैं और वो किस तरह की थी, उसकी क्लासिफिकेशन क्या थी, मतलब उसको किस तरह से हमने चलाया है, उसकी कुछ मिसालें दें, ये कह रहा था। तो वो क्या कहता है, दी जनरेशन ऑपरेट क्लासीफाइंग की गई, जब उसकी जनरेशन को क्लासीफाई किया गया, एक अरूज पे लाया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो बेस्ड ऑन लीनियर स्केल्स, ठीक है। तो एक लीनियर स्केल विद इज द लैंग्वेज पोजीशंस डिटर्मिनेटेड बाय द डिग्री,
उसकी पोजीशन को भी देखा गया डिग्री के तौर पे, विच इज़ द यूज़र लैंग्वेज इज़ फ्रीड फ्रॉम द वर्ल्ड, और दुनिया के अंदर सब ने उसको इस्तेमाल किया ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। अलाउड द थिंग्स टर्म्स एसोसिएटेड विद दिस द प्रॉब्लम्स बींग्स, जो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी उसको भी उन्होंने एसोसिएटेड के तौर पे हल किया। इन दिस रिबिलिटी डिवॉल्व्स प्रोग्राम लैंग्वेज जो है, उसके बाद नॉट जो है कि क्या किया गया, प्रोग्राम्ड इन दिस बट इज़ द डिवॉल्व अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स, ठीक, अल्टरनेटिव्स अप्रोच टू द प्रोग्रामिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पैराडाइम्स। प्रोग्रामिंग पैराडाइम वो कहलाया गया, उसको मैयर भी किया गया, उसको चेक भी किया गया, उसको मापा भी गया और इसके अंदर प्रोग्रामिंग भी की गई, तो वो क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पिक कर लेनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट जो है कि ये एक हॉरिजॉन्टल के तौर पे हमने डिवॉल्व की थी। देखें, दी हॉरिजॉन्टल डिवॉल्वमेंट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग्स लैंग्वेज बेटर रिप्रेजेंटेड बाय द मल्टीप्लाई टास्क ट्रैक, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद शो दी फिंगर्स, फिंगर के अंदर शो किया गया, वो कहता है कि विद इज डिफरेंट पाथ रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट पैराडाइम्स। इसकी काफ़ी ज़्यादा मिसालें भी हमारे सामने आई एज ए शो द, उसके बाद एमरजेंसी इज़ द प्रोग्राम इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसको एक देखा गया। उसके बाद इसके अंदर आप लोगों ने एक डेफिनेशन जो है कि वो पिक करनी है, वी शुड नॉट हम करेंगे, ठीक है। और पैराडाइम्स आइडेंटिफाई, जब इन चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया, इसको देखा, इसको इसकी पहचान की, तो इस कॉल्ड पैराडाइम प्रोग्रामिंग पैराडाइम कहलाई, ठीक है, जो मशीन के अंदर हमारी प्रोग्रामिंग हुई है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी लाइंस को भी आप लोगों ने पढ़ लेना है, इसको भी एक दफ़ा देख लेना, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये ले, ठीक। उसके बाद है इम्पेरेटिव पैराडाइम आल्सो कॉल्ड, तो ये पैराडाइम भी कहलाती है, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने एक लाइन को याद कर लेना है। उसके बाद ये जो मैंने आपको हाईलाइट करके दी है, और ये इसकी मिसालें थी। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो है कि टॉपिक की तरफ जाते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 113। तो इसके अंदर क्या डिस्कस किया गया है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इन कॉन्स्ट्रेट ऑफ द इम्पेरेटिव पैराडाइम्स, जब उनसे हम इम्प्रेस हुए, पिछली बार टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, उसके अंदर से हमें बातें जो मिली थी वो क्या थी कि यानी कि हमें पता चला कि हम इसके ऊपर काम किया, हमें इसके ये फ़ायदे हैं और इससे हम और भी काम ले सकते हैं। तो फिर हमने कुछ चीज़ें डिक्लेयर करवाई, ठीक है। तो उसके बाद हमने आगे भी चीज़ें कुछ डिस्कस करनी हैं। तो उस पर हम जो है कि इम्प्रेस हो गए, एक चीज़ बनी, उसने अच्छा काम दिया, हम उस पर इम्प्रेस हो गए, ठीक है। तो विच इज़ द प्रोग्राम डिस्क्राइब्ड द प्रॉब्लम, फिर हमने एक प्रोग्राम को डिस्क्राइब किया, बनाया, फिर उसको क्या किया, इसका रिजल्ट देखा, टू बी सॉल्व, हमने फिर उसको सॉल्व किया। एल्गोरिदम बी फॉलोड, यानी एल्गोरिदम का मतलब होता है कि किसी चीज़ को तरतीब लगाना, ठीक है, एक चीज़ को तरतीब लगाना, तरतीब से, उसके मुताबिक हमने किया। तो क्या हुआ था, ए डिक्लेरेटिव्स प्रॉब्लम सिस्टम इज़ अप्लाइड, हमने वो जो की थी, जो प्रॉब्लम्स थी हमारी प्रोग्रामिंग थी, उसको क्या किया, हमने अप्लाइड किया, यानी कि उस पे ऊपर तो प्री एस्टेब्लिश्ड, यानी कि वो और भी अच्छी होगी। जनरल पर्पस ऑफ द प्रॉब्लम जो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग्स एल्गोरिदम्स सॉल्व्स प्रॉब्लम्स, फिर हमने एल्गोरिदम के अंदर क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया प्रेजेंट टू इट, ठीक है, सच एज द इन्वायरमेंट अपने माहौल के अंदर टास्क फ्रॉम द प्रोग्रामर जो थे, उन्होंने क्या किया, बिकम्स ऑफ द डिवॉल्पिंग्स, काफ़ी ज़्यादा जो प्रोग्राम्स के जो पीसीस ऑफ स्टेटमेंट्स उनको चलाया, ऑफ द प्रॉब्लम्स, देन इज़ द डिस्क्राइबिंग, उसको डिस्कस किया एल्गोरिदम के अंदर टू सॉल्व प्रॉब्लम, फिर उनको मसलों को हल किया। यानी प्रोग्रामर थे, उन्होंने की जो मसले पेश आ रहे थे अपने मसले को हल करने के लिए या कोई क्वेश्चन को हल करने के लिए, उन्होंने ये चीज़ें अप्लाई की और फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। जैसे हमारा अभी कंप्यूटर हमारी प्रॉब्लम्स को हल करता है, तो एग्जांपल देख लेना है। फॉर द एग्जांपल डिक्लेरेटिव्स, तो इसकी अप्रोच टू हैज़ बीन, ठीक है, मैंने भी, तो इसकी जो एग्जांपल है, इकोनॉमिकली भी हमने क्या किया था, इसको अपनी मसलों को हल किया था, इन्वायरमेंटल के तौर पे भी हल किया था, और प्रैक्टिकल्स मेरा ख्याल लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा दूर है मुझसे, पता नहीं चल रहा, उसके तौर पे भी हमने हल किया था। इसकी मिसालें याद करें। इसके बाद
जब हमने ये काम कर लिया, इसका रिज़ल्ट क्या आया तो वो हमने देखना है। तो क्या है कि दी रिज़ल्ट हैज़ बीन इंक्रीज, जब इसका रिज़ल्ट इंक्रीज़ हुआ, जब पता चला कि ये मशीन जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है दे रही है हमें और बहुत अच्छी है और जो हमें आने वाली ज़िंदगी में काम देगी, तो इंक्रीज़ हुआ तो अटेंशंस, हम एक्टिव हो गए, यानी कि हमें पता चल गया डिक्लेरेटिव पैराडाइम, और फिर हमने डिक्लेरेटिव पैराडाइम भी किया एंड द एमरजेंसी ऑफ लॉजिक प्रोग्रामिंग, और एमरजेंसी लॉजिक प्रोग्रामिंग के तौर पे ये हमारे पास आ गई, यानी कि ये चीज़ें हमारे से क्लियर होगी। ठीक है, इस चीज़ को पढ़ लेना। नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जाते हैं हम, इसका 14 है और फंक्शनल पैराडाइम क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। जी, अब जो हमारा मॉड्यूल है वो 140 है और फंक्शनल पैराडाइम के तौर पे हमने इसको डिस्कस करना है, यानी कि फिशली तौर पे जो पैराडाइम थी इसकी मिसालें दें। ठीक है, फिशली तौर पे क्या होती हैं। तो एंड अदर प्रोग्रामिंग्स पैराडाइम्स, दूसरी को जो प्रोग्रामिंग्स की मिसालें जो हैं या प्रोग्रामिंग इस कार्ड जो है कि वो क्या कहलाती हैं, फंक्शनल पैराडाइम कहलाती है, यानी कि फिशल पैराडाइम्स कहलाती हैं। अंडर द पैराडाइम्स, इसके अंदर ही रह के हम व्यू देख सकें इंटिटीज़, एक्सेप्ट द इनपुट, इनपुट को हम क्या करें ले सकें और उसके बाद हम प्रोड्यूस करके आउटपुट दें। यानी ये फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर के अंदर आप 2 + 2 करते हैं तो आपको वो 4 दे देता है आउटपुट से। मैथमेटिक्सली जो आसान थे इंटिटी और फंक्शनल जो फंक्शन के तौर पे विच इज़ द रीज़न ऑफ द अप्रोच टू कार्ड इज़ द फंक्शनल पैराडाइम। फंक्शनल पैराडाइम की आप लोगों ने यहाँ तक डेफिनेशन याद कर लेनी है। ठीक है, तो फंक्शनल पैराडाइम की इसके अंदर डेफिनेशन जो है, अंडर द पैराडाइम्स प्रॉब्लम्स कॉन्स्ट्रेटेड उस पर किया गया बाय द कॉन्टैक्टिंग सिंपल परफॉर्म्ड किया गया, उसको परफाइंड किया गया, प्रॉब्लम्स को यूनिट के तौर पे, यानी कि तमाम जो मसले हैं उनको इकट्ठा किया गया एक यूनिट के ऊपर। तो सो दैट ईच द यूनिट आउटपुट यूज़, फिर उसको उसकी आउटपुट ली गई एंड द इनपुट इज़ द सर्च एज दैट वे ऑफ द डिस्क्राइब्ड ओवर द इनपुट टू आउटपुट, उसको तमाम को इनपुट को आउटपुट में चेंज कर दिया गया, रिलेशनशिप कायम की, ऑब्टेन्स ठीक है बनाई गई। यानी कि इनपुट हमने सारी इकट्ठी की यूनिट के तौर पे, आउटपुट भी इकट्ठी की, या आउटपुट इकट्ठी कर ली, इनपुट निकल आई, इनपुट इकट्ठी कर ली तो आउटपुट निकल आई। तो इन दिस शॉर्ट प्रोग्रामिंग प्रोसेस अंडर द फंडामेंट फंक्शनल पैराडाइम्स, इस ये फंक्शनल पैराडाइम के अंदर रहकर हमने ये काम किया। इट दैट बिल्डिंग्स फंक्शनल फंक्शंस बने, नेस्टेड इसको क्या किया गया, कम्प्लेक्स किया गया ऑफ द सिंपल फंक्शंस, और सिंपल फंक्शन उसके ऊपर देखा गया। ठीक है, तमाम प्रॉब्लम्स को, मसलों को जो है हमने इकट्ठा किया, उसको फिर हल किया, तो उसको एक सिंपल फंक्शन का नाम दिया। एग्जांपल देख लें, फंक्शनल बैलेंसिंग्स चेक बुक कैन बी कॉन्स्ट्रेट फ्रॉम द 2 सिंपलर फंक्शंस हैं। जी, ये चीज़ें आप लोगों ने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है, यहाँ से इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेना है। ये क्या चीज़ है, लैंग्वेज इसका स्टैंड फॉर आ जाता है और ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। ठीक है, इसका जो स्टैंड फॉर वो आपसे पूछ सकता है ये क्या चीज़ है। इसके अंदर थोड़ी सी सैम्पल देखें। टोटल क्रेडिट क्या है, सम ऑफ द क्रेडिट्स। ठीक है, टेम्प बैलेंस, ठीक है, ओल्ड बैलेंस। जब हमने टोटल किसी चीज़ का फाइंड करना होता है तो करना क्या होता है, जो हमारा ओल्ड बैलेंस होता है वो जमा कर लेते हैं, या टोटल बैलेंस होता है वो जमा कर लेते हैं, तो उसका सम आ जाता है। ठीक है, टोटल डेबिट्स है, सम ऑफ डेबिट्स। तो अब हमने कोई बैलेंस मालूम करना हो, हमें क्या प्रॉफिट आई है, तो क्या करते हैं, फिर हम टोटल को भी लेते हैं, हमने कितने की चीज़ ली और कितना नफ़ा आया या नुकसान आया है, तो बाकी हमें कितना बचा है वो हम कर लेते हैं। ये मॉड्यूल आपका था 114। अब हम 15 पढ़ेंगे और 5 जो हमारे मॉड्यूल होते हैं इसका सेशन होता है, इसको हम कवर करेंगे। और थोड़ी सी इसके अंदर भी अगर डिटेल है वो आप लोग पढ़ना चाहें तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक वो है कि इसको ना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, MCQs वगैरह भी इससे पूछ सकता है, अदरवाइज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अब 15 है, इसको हम जो है डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आपने OOP का जो स्टैंड फॉर है वो याद रखना है, वो क्या चीज़ है, और उसके बाद आप लोगों ने उसकी कुछ डेफिनेशन हम पिक करेंगे। इसके अंदर आपकी क्लास की डेफिनेशन हम लेंगे और उसके बाद हम जो है कि ऑब्जेक्ट की
डेफिनेशन लेंगे, यानी कि दो हमने इसके अंदर डेफिनेशन लेनी है और हम इसको सी के ऊपर डिस्कस करते हैं, दूसरी बुक के ऊपर। वो क्या कहती है हमें। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था ऑब्जेक्ट ओराइंड और प्रोग्रामिंग्स। ओ पी का इसका क्या मतलब है, आपने स्टैंड फॉर नहीं भूलना। ओ पी का मतलब कि ऑब्जेक्ट ओराइंड प्रोग्रामिंग्स। तो ओ पी इज टेक्निक्स विच इज़ प्रोग्राम्स, ये टेक्निक्स है प्रोग्राम को लिखने की। अब सारा कुछ मशीन भी पढ़ा, प्रोग्रामिंग भी हुई, सब कुछ हो। अब हम प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, प्रोग्रामिंग कैसे होती है और इसको किस तरह से करते हैं। ऑल रिटन बेसिक ऑब्जेक्ट्स, इसको बेसिकली जो है हम ओ पी को किसके ऊपर राइट करते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर। एन ऑब्जेक्ट्स इज ए कलेक्शन डाटा, ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक कलेक्शन है किसको, डाटे को इकट्ठा करने की। ऑब्जेक्ट मैंने भी रिप्रेजेंट ए पर्सन, ठीक है, एक पर्सन का हम कोई भी पे डिपेंड करते हैं कि थिंग्स प्लेस ऑफ द रियल वर्ल्ड, वो अब किस जगह पे रहता है, उसका नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो देखते हैं। इन दिस ओ पी डाटा एंड द पॉसिबल फंक्शंस, कि क्या वाकई ही उसका डाटा मिल सकता है, और ग्रुप टूगेदर्स, उसको इकट्ठा कर लेते हैं एक ग्रुप के अंदर। फॉर एग्जांपल एक बंदा एडमिशन लेने आता है तो उसका पहले तो सिटी देखा जाता है, नाम देखा जाता है, फादर नेम देखा जाता है, सारी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी देखी जाती हैं। उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स ओराइंड प्रोग्राम्स इजी लर्न एंड मॉडिफाई। फिर हम इससे ये होता है कि हर चीज़ हमारे पास पड़ी है, डाटा पड़ा है, तो उसको ईजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जावा मोस्ट इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्ट ओराइंड्स लैंग्वेज, जावा जो है इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर। इसकी एग्जांपल भी देख लें। ए पर्सन कैन बी एग्जांपल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वही मैंने बात की, एक शख्स का जो डाटा है इस प्रॉपर्टीज़ ऑफ द उसकी जो करेक्टिस्ट जो है, यानी कि उसकी जो चीज़ें हैं या सारी चीज़ें क्या हैं, डिस्क्राइब दैट इज़ द सपोज द पर्सन ऑब्जेक्ट्स एज फॉलो, यानी कि उसका नेम, एज, हाइट्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, ये सारी आप लोगों ने याद कर लेनी है। चलें अब हम दूसरी बुक की तरफ चलते हैं, वहाँ से हम क्लास और जो है कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पिक कर लेते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके अंदर ये देखें, अब हम पढ़ेंगे, ये आप लोगों ने इधर से भी एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, बट मैंने जो है वहाँ से समझा दिया है। उसके बाद क्या है कि ईच द ऑब्जेक्ट्स वर्ड्स ए कलेक्शंस, यानी वही बात कर रहा है, अगर हम वर्ड्स की कलेक्शंस करते हैं, ठीक है, तो वुड कलेक्शंस ऑफ द फंक्शंस, हम किस चीज़ की कलेक्शन करते हैं, ग्रुप के अंदर या इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, उसकी डिस्क्रिप्शंस होती हैं, यानी कि उसकी डिस्कस होती हैं जो भी चीज़ें हैं। तो प्रॉपर्टीज़ इस कार्ड क्लास, उसकी डिस्क्रिप्शन यानी उनकी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, क्लास कहलाती हैं। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वन क्लास हैज़ बीन कॉन्स्ट्रेटेड, ये डिपेंड किस पे करती है, इम्प्लाइड द एनी टाइम्स एंड ऑब्जेक्ट्स विद इज द करेक्टिस्ट इज नीडेड, जब हमें ज़रूरत होती है तभी उस शख्स का डाटा या वो इन्फॉर्मेशन लेंगे ना, अदरवाइज़ ऐसे तो नहीं ना पकड़ के बैठे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे जो हाईलाइट मैंने की है, तो ख़ास जो कुछ क्लासेस होती हैं उनको अगर हम देखा जाए या किया जाए तो उसके बारे में आप लोगों ने डिस्कस कर लेना है। ये था आपका जो मॉड्यूल था 15, यहाँ पे हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। 20 मिनट की ये वीडियो मैं लेके जाना चाहता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको जो है कि 19 मिनट के अंदर क्लोज़ किया है। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह इसी तरह हम 5-5 की सीरीज़ लेके चलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।